नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ जिस टॉपिक के साथ उपस्थित हैं उसका नाम है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के बारे में डिटेल से स्टडी करें उसके पूर्व एक डिस्क्लेमर है कि हम लोग जो रूल्स में दिए गए प्रावधान हैं उनको समझेंगे, साथ ही उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। आपको यह बात का जानकारी होगा कि इस मुद्दे को लेकर वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म पे वेरियस तरीके के फ्रीलांसर के द्वारा अलग अलग तरीके के ओपिनियन जो है दिए जा रहे हैं। मेरा इस वीडियो में जो भी क्रिटिकल एनालिसिस रहेगा वो एक्सपर्ट व्यू के आधारित पर रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार से मेरा अपना इंडिविजुअल ओपिनियन जो है इसमें नहीं रहेगा। जो भी एक्सपर्ट ग्रुप्स है या उनके जो रूल्स के समर्थन में क्या बातें कही जा रही है, रूल्स के अपोजिशन में क्या बातें कही जा रही है, जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा क्या सजेशन दिया जा रहा है, तो हम लोग अपनी जो सीमा है इसी दायरे के तहत हम लोग इसको स्टडी करेंगे। और यह चैनल ऐसे भी एकेडमिक जो लोग हैं उनके लिए है, ठीक है, या जो एस्पायरेंट है उनके लिए है, ठीक है। तो हम लोग स्टडी करते हैं उस एंगल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए कि अभी जो यूजीसी के द्वारा जो रूल्स लाए गए हैं वो किसके बारे में है। यह रूल्स जो लाया गया है, जो कैंपसेस है उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो उसके को लेकर लाया गया है। तो यह आपको जानकारी होगा कि क्या पूर्व में किसी प्रकार का रेगुलेशंस नहीं था। तो आपको यह जानना चाहिए कि पूर्व में भी 2012 में आपका एक रेगुलेशन जो है लाया गया था, लेकिन वो जो रेगुलेशन था वो एडवाइजरी था, वह मैंडेटरी नहीं था। एडवाइजरी जो भी गाइडलाइंस होते हैं वह यूजीसी के द्वारा जो वेरियस जो कॉलेज हैं उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बहुत सारे कॉलेज उसको मान सकते हैं, बहुत सारे कॉलेज उसको अब जो है उतना सिंसियरली नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन अभी जो आपका डिसाइसिव जो शिफ्ट है, यानी जो मेजर चेंजेस जो अभी है कि अभी का प्रावधान जो है वो मैंडेटरी है, वह हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को मानना है, ताकि जो है किसी भी प्रकार का कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। आगे हम लोग और टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। सेकेंड, जो इसमें एक टेंशन चल रहा है कि जो रूल्स लाया गया है, जो रूल्स लाया गया है वो इक्विटी के लिए। इक्विटी और इक्वालिटी वर्ड अलग होता है। इक्वालिटी मीन्स समानता, सारे लोग समान है। इक्विटी का मीनिंग होता है कि सारे लोगों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, यानी उसके लिए जो पूर्व से पिछड़े हुए हैं उनको किसी न किसी रूप में एफर्मेटिव एक्शन के द्वारा उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि वो उन लोगों से जो पहले से आगे हैं उनसे अच्छे से compete कर सके। तो ये हमारा है, उस कंसेप्ट को कहता है इक्विटी, ठीक है। तो ये अभी टेंशन क्या है कि जो रेगुलेशन लाया गया है इक्विटी को प्रोवाइड करने के लिए, वो ऐसा तो नहीं है कि जाने अनजाने में जो कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे पोलराइजेशन उससे बढ़ जाएगा। तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, आगे हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। उसी तरीके से बहुत सारे रूल्स में जो है वेग जो डिफिनेशंस हैं उसको लेके भी वेरियस ओपिनियंस है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, किस प्रकार से उसका प्रभाव यूनिवर्सिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ सकता है, ये हम लोग जो है आगे के टॉपिक्स में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करें, इसके सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि यह स्टोरी कहाँ से प्रारंभ होती है। देखिए 2012 में क्या होता है, यूजीसी के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया जाता है कि कैंपसेस में किसी भी प्रकार का जाति के आधार पे, रेस के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और सभी लोग जो है अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसको लेके यूजीसी गाइडलाइन 2012 पूर्व से लागू है, ठीक है था। अब ये क्या था कि एडवाइजरी इन नेचर था, यानी कंपलसरी नहीं था, इन्फोर्स कराना जो है मैंडेटरी नहीं था, यानी इसका जो स्कोप था बहुत ही लिमिटेड था। और इसमें किसी भी प्रकार का जो है प्यूनिटिव मेजर्स नहीं थे, यानी नहीं अगर कोई कॉलेज के द्वारा अगर इसको फॉलो किया जाता तो किसी भी प्रकार का सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन ये 2012 का बात हुआ है। उसके आगे जाने के बाद क्या हुआ कि 2016 से 2020 में कुछ मेजर हाई प्रोफाइल केसेस जो है हुए। उसमें वन ऑफ द फेमस है आपका रोहित वेमुला का केस, कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ये सुसाइड करके इनका जो है मृत्यु हुआ था। उसके बाद जो है पायल ताडवी हैं, यह भी मेडिकल की छात्रा थी जो इन्होंने भी जो है सुसाइड किया था। और दोनों में यह बात जो है कहा गया था कि
जो है डिस्क्रिमिनेशन, जो है कास्ट के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके कारण जो है सुसाइड हुआ। फाइनली जो है एक PIL जो है इन दोनों का जो सुसाइड केस है इसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि एक ऐसा रोबोस्ट सिस्टम बनाइए UGC को कि ताकि कैंपसेस में इस प्रकार का घटना न घटे। यानी सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंस्ट्रक्शंस था, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें एक्टिवली परस्यू कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब इन चीज़ों के कारण क्या हुआ कि UGC 2026 जो है रूल्स लाया गया, यानी वर्तमान में जो रूल्स लाया गया उसको अधिक स्ट्रिक्ट किया गया, क्योंकि किसी प्रकार के उसमें क्या हुआ कि उसको मैंडेटरी बनाया गया, बाइंडिंग बनाया गया, सभी को मानना मैंडेटरी है। और यह किस पर लागू होता, तो जितना भी सेंट्रल आपका यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सारे पे जो है आपका लागू है। यानी वर्तमान समय में यह जो रेगुलेशन है यह मैंडेटरी है, यह कोई ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग जो है इस चीज़ को देखें। अब हम इसको क्रिटिकल एनालिसिस करें। इसके पूर्व में सबसे पहले जो आपका जो रूल्स जो है आपका नोटिफिकेशन जो है उसमें जो की पॉइंट्स है सबसे पहले वहां आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से जो है इसका कहाँ पर हम लोगों को क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। देखिए ये आपका जो है लाया गया नोटिफिकेशन के द्वारा जो है इसको लाया गया है। ठीक है, अब गजट में नोटिफिकेशन हुआ। अब देखिए अगर आप इसमें जाइएगा तो डिटेल से एक एक जो जितना भी टर्म्स है उसको डिफाइन किया गया है। एक्ट क्या है, एग्रीव्ड पर्सन कौन होंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जो है चीज़ों को उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो मेजर जो चीज़ हमको समझना है, एक देखिए अगर आप रेगुलेशन C देखिएगा, C में देखिए एक टर्म डिफाइंड करता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अगर जाति के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको जो उससे संबंध में इसको डिफाइन किया गया है। तो ये किसके किसके अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट। यही आप जो है न्यूज में जब देख रहे होंगे तो इन चीज़ों को देख रहे होंगे कि जो कास्ट में का जो डिफिनेशन है उसमें 3 चीज़ है, यानी SC ST एंड OBC। ठीक है, पूर्व के में जो है SC ST था, OBC नहीं था, तो एक नया इंक्लूजन यहाँ देखने को मिलेगा आपको। दूसरा देखिए ये टर्म जो है डिस्क्रिमिनेशन वर्ड को बहुत जो है वाइडली यहाँ पर डिफाइंड किया गया है कि अगर किसी प्रकार का अनफेयर, डिफरेंशियल या बाइस्ड ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, तो उसको कहा गया है। अगर किसी आधार पर रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी। ठीक है, अब इसको समझना है आपको डिटेल्स में, ताकि जो है इन चीज़ों को देखिए। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि यानी कि किसी को अगर कोई व्यक्ति है उसको उस आधार पर डिफरेंट रूप से ट्रीट करना, अच्छे से ट्रीट नहीं करना कि वह किसी कास्ट का है, वह किसी जाति का है, वह किसी धर्म का है, वह किसी रेस का है, रेदर कि उसके एबिलिटी या बिहेवियर या मेरिट पर नहीं तुलना करके। अगर उस तरीके का अगर कोई ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसके मेरिट, उसका जो एबिलिटी पर नहीं होके उसका जो आइडेंटिटी है उस पर अगर किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन में आपको 2 तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को हम सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। एक होता है आपका एक्सप्लिसिट, जिसको क्या आप कह सकते हैं ओपन डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा होता है इम्प्लिसिट, जो आप हमेशा देख रहे होंगे जिसके बारे में न्यूज में आ रहा है। अब देखिए कि एक्सप्लिसिट की अगर आप बात कीजिएगा, एक्सप्लिसिट जैसे धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, सपोज किया कि कोई टीचर है जो किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट को उस आधार पर कम नंबर दें कि वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन से डिपेंड करता हो, तो ये ओपन हुआ, यानी कि आप ये खुला आप कह सकते हैं ओपन तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। उसी तरीके से कास्ट के आधार पर अगर किसी बच्चे को क्लास में बैठने नहीं दिया जाए, पर्टिकुलर पोजीशन पर बैठने नहीं दिया जाए, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है आपका ओपन रूप से रहेगा। उसी तरीके से अगर किसी प्रकार का कोई कंपटीशन हो रहा है, साइंस कंपटीशन हो रहा है, और इस तरीके का नोटिफिकेशन दिया जाए कि उसमें वुमेन्स अलाउड नहीं होगी, लड़कियां अलाउड नहीं होगी, तो ये आपका ओपन आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन है। उसी तरीके से कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, वहाँ पर उस आधार पर एडमिशन नहीं हो कि उनका जन्म सर्टेन रीजन्स में हुआ है, सर्टेन आप कह सकते हैं लोकेलिटी में हुआ, तो वो क्या है ओपन, यह भी डिस्क्रिमिनेशन है। उसी तरीके से डिसेबिलिटी के आधार पर कि अगर कोई व्यक्ति जो है व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं तो उनको इस कॉलेज में एंट्री नहीं मिला।
तो इस टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, यह ओपन टाइप का है, यानी एक्सप्लिसिट आपका डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन होता है इम्प्लिसिट, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल आपको समझना है। उसमें क्या होगा कि आप यह समझिए कि आप उसमें ओपनली तो नहीं होगा, लेकिन सिस्टम इस तरीके से बना दिया जाएगा जिसके जैसे कि देखिए, आपका उस तरीके का अगर है कि सर्टेन एक एग्जाम लिया जाना है, लेकिन वह एग्जाम जो है 4th फ्लोर पे लिया जाना है, ठीक है। तो अब उसमें किसी को रोका नहीं गया, लेकिन आप समझ के देख सकते हैं कि आपको जो डिसेबल्ड पर्सन होंगे उनके लिए, अगर कोई व्हील चेयर का प्रयोग करता होगा उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ। तो इस तरीके का जो है आपका अगर होता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट जो है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये दो तरीके का बात जो है यहाँ पर आपका चल रहा है, एक एक्सप्लिसिट जिसका एग्जांपल हम बताए आपको, दूसरा इम्प्लिसिट आपका जो है। उसी में आपको 3-4 चीज और टर्म आपको समझना है, तब सारी चीजों को समझ पाइएगा। एक होता है डिस्टिंक्शन, मतलब अगर जो व्यक्ति हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट करना, ठीक है। उसी तरीके से एक्सक्लूजन, यानी कि किसी को बाहर करना। लिमिटेशन, यानी कि सर्टेन जो है आप कह सकते हैं कि कंडीशन ऐसा रखा जाएगा कि फेयर कंडीशंस नहीं हो। उसी तरीके से है प्रीफरेंस, यानी सर्टेन ग्रुप्स को एडवांटेज जो है प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यानी डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, अगर जो भी बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उनको इक्वली आप कह सकते हैं उनका पढ़ाई में वो हिंड्रेंस होता है, ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। यानी इसका पर्पस क्या है कि सभी जो भी वहां पर हो, किसी जाति धर्म या जेंडर को, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले स्टडी का, सभी को सेम रेस्पेक्ट मिले, सभी को सेम फैसिलिटी मिले, सभी का जो इवोल्यूशन स्टैंडर्ड है वह सेम हो। यह टर्म आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि सारा जो इशू है ये इसी पर आपका चल रहा है। इक्विटी जैसा कि हम आपको डिफाइंड किए कि जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जो भी स्टेक होल्डर है उनके लिए है। उसी तरीके से एक टर्म डिफाइंड है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उनको कहा गया, सपोज किया जाए कि कोई यूनिवर्सिटी है तो वहां पर वाइस चांसलर हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर कोई कॉलेज है तो प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ अन्य जो सर्टेन चीजें हैं वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो इस एक्ट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इसके एनालिसिस पर जाएंगे। देखिए, इसके जो है आपका 4th नंबर जो सेक्शन है उसमें कहा गया है ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी, यानी जितना भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको जो है इक्विटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। यानी उनका जो आप कह सकते हैं उनका ड्यूटी बना दिया गया है, ठीक है, कि वो उनको इस डिस्क्रिमिनेशन कम करना है और इक्विटी अपने जो कैंपस है उसमें लाना है। बाकी हम लोग डिटेल्स में देखें। उसके बाद आपका पॉइंट 5 में देखिएगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाना। हर आपका जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है सभी को जो है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाना है, ठीक है। इसका काम क्या होगा ना, इसका काम होगा कि आप सभी को जितना भी रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिसी है, उसके बारे में बताना, काउंसलिंग करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, सोशल सपोर्ट देना या अदर्स मैटर में सपोर्ट देना, और यह ओवरऑल कोशिश करना कि कैंपस के अंदर जो डाइवर्सिटी है वह मेंटेन रहे। साथ ही इसका यह भी काम होगा कि कोई सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पुलिस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनसे कनेक्ट करना, एनजीओ के लोग हैं, गार्जियंस हो गए, पेरेंट्स होंगे, यानी सभी जो है अदर फैकल्टी मेंबर्स है, सभी से जो है संपर्क बना के रखना। अगर कोई लीगल मैटर आता है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होते हैं। आपको पता है कि जो सिविल कोर्ट होते हैं हर जिला में, वहां पर डालसा करके एक बॉडी होता है, ठीक है। उसी तरीके से स्टेट पर जो है स्टेट लीगल अथॉरिटी होता है, यानी वहां पर फ्री लीगल एड कोई भी जाके प्रोवाइड जो है उसको किया जा सकता है। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो उनसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो यूओसी है उनसे लाइजनिंग रखेगा और लीगल जो है राय ओपिनियन भी प्रोवाइड कर सकेगा। तो ये सारा काम जो है ये किनका होगा, यूओसी को होगा। यानी सब कुछ प्रोवाइड करना है ताकि कैंपस में डाइवर्सिटी बना रहे, उनको काउंसलिंग करना, उनको बताना, ठीक है। अब उसी में एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है जिसके बारे में हम लोगों को जानना है कि एक जो इक्वल ईओसी जो होगा उसके अंदर जो है आपका इक्विटी कमिटी भी होगा, और इसका जो हेड होंगे आपका जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस होंगे, चाहे वो वीसी हो सकते हैं या
प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। अब ये जो मेंबर्स हैं इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारा जो क्रक्स है यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो मेंबर्स होते हैं ये देखिए कौन कौन होंगे। एक मेंबर होंगे आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सेकंड हो गए 3 जो प्रोफेसर होंगे, यानी 1 हो गए और प्लस 3 हो गए जो सीनियर मोस्ट जो आपके फैकल्टी होंगे उस इंस्टीट्यूट के, वो होंगे 4 हो गया। 1 होंगे आपका एक ऐसा अदर स्टाफ जो टीचिंग से इन्वॉल्व नहीं है, तो एक वो मेंबर हो गया, प्लस 2 मेंबर जो है आपका उस फील्ड से जो सिविल सोसाइटी से होंगे, जो एक्सपीरियंस रखते हैं इस तरीके का, उनको रखा जाएगा, ठीक है। प्लस 2 स्टूडेंट जो है आपका रखा जाएगा, और स्टूडेंट को जो रखा जाएगा उस आधार पर रखा जाएगा कि या तो एकेडमिकली एक्सेलेंस हो, पढ़ाई में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, या खेल कूद में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एक्सेलेंस रखता हो, ठीक है। एक आपका जो है आपका कोऑर्डिनेटर होंगे। इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है कि कमिटी में जो है रिप्रेजेंटेशन आपका मस्ट रूप से ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड वुमेन का होना ही है, ठीक है। यानी एक आपका हो गया, एक 2 आपका डिसेबिलिटी हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, ट्राइब हो गया 4 हो गया, और वुमेन 5, यानी 5 मेंबर जो है कम से कम इसमें होने चाहिए। बाकी जो आप कह सकते हैं उसमें से जो भी जनरल है वो हो सकते हैं, यानी 5 मिनिमम इसमें से जो कैटेगरी जो बताए वो उसमें होना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जब क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इनका टर्म जो है 2-2 साल का रहता है, और स्पेशल इन्वाइटी जो होंगे उनका टर्म 1 साल का रहेगा, ठीक है। जब कभी भी बैठक होगा तो कोरम में 4 मेंबर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो है इनका आपका इक्विटी जो मेंबर्स होते हैं उसमें आपका इस तरीके का रहेगा, ठीक है। उसी में फिर एक होता है आपका एक स्क्वाड का भी प्रोविजंस किया गया है, ठीक है। इक्विटी स्क्वाड भी प्रोविजंस किया गया। ये क्या करेगा, कैंपस के अंदर जो है विजिलेंट रहेगा कि कहीं पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। और ये जितना भी डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, वो या फिर स्कूल हॉस्टल्स है या लाइब्रेरी है, सारे जगह पर एक एक आप कह सकते हैं को उनको जिम्मेदारी दिया जाएगा कि वहाँ पर जो है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उनको इक्विटी एम्बेसडर के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को रिपोर्ट करना है तो उसके लिए 24 घंटा जो है इक्विटी हेल्पलाइन जो है एक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ और की प्रोविजंस को। इसमें देखिए आपका ये है कि मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ इक्विटी, इसके लिए क्या क्या किया जाना है, ठीक है। तो इसमें आपका हर एकेडमिक सेशन जब कभी भी रहेगा तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, पुलिस या फिर फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग जो है एक बार डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। जब कभी भी कोई एडमिशन लेने आएगा तो अंडरटेकिंग लिया जाएगा, उनको डिटेल से बताया जाएगा सारी चीज़ों को, ताकि उस तरीके का कोई घटना नहीं हो और उनको सारे चीज़ के बारे में जानकारी हो, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि अगर कोई घटना होता है तो किस तरीके से किसी को लगता है तो क्या कैसे रिपोर्टिंग कैसे होगा। तो ऑनलाइन किया जा सकता है, ठीक है, या मेल के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अपना आइडेंटिटी जो है वो हाइड कर सकते हैं, बताना नहीं है तो नहीं बताना। उसी तरीके से इक्विटी हेल्पलाइन पर कॉल करके बताया जा सकता है। अब जब ये होगा तो उस समय जो इक्विटी कमिटी है वो क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर जो है मीट करेगा और एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। साथ ही 15 दिन के अंदर क्या करेगा, कमिटी रिपोर्ट बनाएगा, और वो जो चेयर आप कह सकते हैं जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनके पास जाएगा, और 7 दिन के अंदर जो है उनको भी उसमें एक्शन लेना है। और जो रिपोर्ट जाता है वो जो एग्रीव्ड पर्सन है जो कंप्लेन किया उसके पास भी जाएगा, और अगर वो संतुष्ट नहीं रहेगा तो अपील में भी प्रोविजंस है, 30 दिन के अंदर जो है अपील में जा सकते हैं, ठीक है। एक टर्म आया एमिकस क्यूरी करके, ये क्या होता है ना कि जो ओम्बुड्समैन होंगे वो क्या होंगे कि वो कोई लीगल एक्सपर्ट होते हैं, ये जो किसी का साइड नहीं लेंगे, आपको लीगल जो एक्सपेक्ट होगा उसमें आपको सिर्फ हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो ओम्बुड्समैन होंगे वो आप निर्णय करने समय जो है उसका हेल्प जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मेन जो आपका नोटिफिकेशन आया है जो गजट नोटिफिकेशन उसमें है। अब हम लोग अगर आपको सारी चीज़ें इसमें ध्यान में आ गया है तब हम लोग जो है थोड़ा सा अब उसको क्रिटिकली देखने की कोशिश करते हैं कि इतना विवाद है क्या, ठीक है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अभी जो रूल्स आया उसके माध्यम से किसका पहले जो 2012 का रेगुलेशंस था उसमें क्या
इसमें क्या चेंजेज आ गया। तो सबसे जो आपका सबसे पहले देखते हैं कि इससे प्रोटेक्टेड कौन कौन हुआ। तो देखिए, स्टूडेंट हैं या रिसर्च स्कॉलर है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, सारे लोग जो है इसमें आपका प्रोटेक्टेड हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यह सिर्फ जो है आपका उनके लिए नहीं है जो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उनके लिए भी जो है चीज़ें किया गया। और किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के आधार पर नहीं हो सकता, रिलीजन के आधार पर नहीं हो सकता, जेंडर के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। प्लस जो है नया जो ऐड किया गया उसमें है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर भी, या ऐसा कोई आइडेंटिटी जो कि उनके डिग्निटी को कम करता है, इफेक्ट करता है, उसको आधार पर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना। प्लस इसमें जो है देखिए दो तरीके का होता है। अभी देखिए क्या हुआ, स्कोप बढ़ गया। पहले जो आपका स्कोप था कि वर्बल एब्यूज, यानी किसी ने किसी को गाली दिया, बोलने में किसी जातिगत भाषा का यूज किया तो आप कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो फिजिकली हार्म किया, यानी या बाइस्ड इवोल्यूशन, या स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, यानी कि वो स्पष्ट रूप से है कि डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन वर्तमान जो रूल्स लाया गया जिसमें इस तरीके का टर्म दिया गया, इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग अभी चर्चा किए कि इम्प्लिसिट जो डिस्क्रिमिनेशन है किस तरीके से हो सकता है, आपको चर्चा किए। इसमें देखिए, अगर आप नेक्स्ट जो है, अगर स्ट्रक्चरल अनफेयरनेस के बारे में भी अगर हम लोग चर्चा करें तो ये है कि आपको सिमिलर एग्जांपल आप ले सकते हैं। यानी ये रूल्स या प्रोसीजर ही इस हिसाब से बना हुआ रहेगा कि अगर कोई ग्रुप को सर्टेन जो है एडवांटेज मिलता रहेगा। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल दिए थे कि 4th फ्लोर पर अगर एग्जाम होगा तो डिसेबल पर्सन को जो है उसमें आप समझ सकते हैं कि हानि होगा। तो यानी उस तरीके का अगर कोई चीज़ है जिसमें कोई व्यक्ति के अपॉइंटमेंट से मतलब नहीं है, वो रूल से ही ऐसा बना हुआ है जिसके कारण कि सर्टेन ग्रुप्स को एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा, सर्टेन ग्रुप्स को एडवांटेज होगा। ठीक है, तो उस तरीके का आप कह सकते हैं। उसी तरीके से देखिए, अगर क्लास सिर्फ अगर हिंदी में इंग्लिश में हो तो जो आप कह सकते हैं जो फर्स्ट जनरेशन जो इंग्लिश में पढ़ाई करे उनके तुलनात्मक जो सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन जो है उनको आप कह सकते हैं कि एडवांटेज है। ठीक है, उसी तरीके से अगर जैसे आप एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई इंटरव्यू होता है और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू रखा गया तो रूरल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो उसमें आपको पुअर दिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोई कह सकते हैं कि कोई कंपटीशन होता है नाइट में रखा जाएगा तो जो वुमेन होंगे उनके लिए आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई कैंपस है जहाँ पर कि रैंप या लैंग्वेज साइनेज नहीं बना हुआ तो वो डिसेबल के लिए होगा। तो ये क्या है ना, आप स्ट्रक्चरल आप कह सकते हैं कि आप फेयरनेस नहीं है, स्ट्रक्चरल अनफेयरनेस का एग्जांपल हम आपको बताएं। तो अभी जो रूल्स लाया गया उसमें इस तरीके के चीज को भी कवर किया गया। अब होगा क्या, देखिए आगे हम लोग इसको चर्चा करेंगे कि इसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज जो है, अब उसी तरीके से इम्पेयरमेंट ऑफ द डिग्निटी है। यानी कि जो डिग्निटी मीन्स क्या कि अगर किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट है या हर व्यक्ति के तुलनात्मक जो है उसको इक्वल ट्रीटमेंट हो, हर व्यक्ति को एक होता है कि उसका जो सेल्फ बर्थ रहे वो मेंटेन रहे। तो अगर कोई टीचर जो है किसी को आप कह सकते हैं कि उसके एसेंट को लेके, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग जगह से लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो हो सकता है कि उसके एसेंट को लेके सामने क्लास में को जो है मजाक कर दिया जाए। तो ये क्या हुआ कि उसके डिग्निटी को इम्पेयर किया। ठीक है, उसी तरीके से आप कह सकते हैं कास्ट के आधार पर अगर कोई रिमार्क कर दिया जाता है या किसी के कास्ट के आधार पर सर्टेन वर्क उनको अलाउड कर दिया जाता है, तो ये क्या है कि उनके डिग्निटी को जो है हर्ट करने जैसा बात है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा जोक छोड़ दिया जाता है जिससे किसी धर्म रिलीजन जो है वो उनको हर्ट होता है, तो ये सब क्या है कि जो डिग्निटी है उस व्यक्ति का उसका हर्ट होगा। तो पहले जो आप कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशन था उसमें इस तरीके का जो चीजें था उसमें आपका कवर नहीं था। अभी जो हुआ है इसमें इस तरीके का चीज भी कवर हुआ। हम लोग देखेंगे कि इन चीजों के कारण किस प्रकार से चीजें जो है अलग अलग वेरियस इंटरप्रिटेशन के कारण डिस्टर्ब होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको जस्ट शॉर्ट कर लेते हैं। हम लोग डिटेल से देखें नोटिफिकेशन में कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स जो है ये
नोडल बॉडी है किसके लिए कि पूरे कैंपस में जो है वो डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, काउंसलिंग करने का काम करता रहे, गाइडेंस करने का काम करता रहे, अवेयरनेस करने का काम करता रहे। ये सारा काम ईओसी जो है वो करेगा। इक्विटी कमेटी का क्या काम है कि अगर कोई कंप्लेन देता है तो उसके बारे में जांच करना, प्लस जो है वो जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जो है जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होंगे उनको देंगे। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन 7 दिन के अंदर जो है उसमें जो है एक्शन लेना है उनको। उसी तरीके से इक्विटी स्क्वाड हम लोग देखें जिसका क्या काम है कि कैंपस के अंदर रेगुलर जो है मॉनिटरिंग करते रहना कि चाहे वो लाइब्रेरी हो, आप कह सकते हैं कि प्लेग्राउंड हो या जिम हो, हर जगह किसी भी प्रकार का किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये हम लोग चर्चा किए। उसके बाद हेल्पलाइन जो है, जो इक्विटी हेल्पलाइन जो है 24/7 जो है आपका उसमें रेडी रहेगा। तो ये हम लोग जो है डिटेल से देखें, जस्ट यहाँ पर शॉर्ट में। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई फॉलो नहीं करता, जब तक हम लोग क्या चर्चा किए कि पहले का जो रूल्स था 2012 का वो इन्फोर्स नहीं किया जाता, तब भी उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान समय में अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसको फॉलो नहीं करेगा तो पेनाल्टीज कितना हाई है ये अभी आप देखिएगा। सबसे वह है कि विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन। सपोज किया जाए कि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वो इन रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, प्रूवन हो जाता है, तो उसका रिकॉग्निशन तक जा सकता है। आप सोच के देखिए कि कितना वेल्थ और कितना हाई स्टेक लगा हुआ है। उसी तरीके से जो है अगर कोई जहाँ की गवर्नमेंट का फंड जाता है तो वहाँ अगर कंप्लायंस नेग्लेक्ट होता है तो वहाँ पर जो भी ग्रांट्स या फंडिंग जाता है वो बंद हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ तक कहा गया है कि जो डिग्रीज है जो जो यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से मिलता है वो तक जो है आपका रद्द हो सकता है या इनवैलिडेट हो सकता है। यानी सपोज करके देखिए कि कोई स्टूडेंट जो है 3 साल से 4 साल जो है वहाँ पर स्टडी किया और उसके जो कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं उन्हें फॉलो नहीं किया और यूजीसी के द्वारा जो है उनके डिग्री को इनवैलिडेट करा दिया। यानी कि 3-4 साल पढ़ने के बाद जो बच्चे वहाँ से निकलेंगे उनका कितना, आप सोचिए कि कितना स्टेक है। यानी वो अब उसके कारण क्या होगा, अब इतना जब स्टेक पर है तो कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी क्या रिस्क ले सकता है? नहीं तो उनका का पूरा आप कह सकते हैं एसेट ही उस तरीके की घटना हो गई तो कोई एडमिशन लेगा वहाँ पे? तो आप समझ के देख सकते हैं कि कितने जो पेनाल्टीज हैं वो किस सीवियर नेचर के हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर उसमें पाया जाता है तो उनका जो डिस्टेंस लर्निंग का अगर जो कोर्स होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी देखिए डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स प्रमोट करते हैं या ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, उन सारी चीज़ों पर जो है रोक लग सकता है। ठीक है, उसी तरीके से जो नया एडमिशन है उस पर रोक लग सकता है। यानी अभी जो है अभी जो कंप्लायंस करना है वो अब उनके मतलब इच्छा पर नहीं है, मतलब बहुत हैवीली उनको करना है, अन्यथा जो पेनाल्टीज है, जो टीथ है, जो पावर है वो इतना स्ट्रांग है, कानून का टीथ ऑफ लॉ इतना स्ट्रांग है कि उनको करना ही है, अन्यथा उनके जो कॉस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या क्या जो आइडिया आया है इसमें ऑन पेपर जो है ये आपको बहुत अच्छे तरीके का लगेगा कि सील्ड करेगा उन लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ होता था। तो उसके साथ पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये भी हम लोग देखें। देखिए अगर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो पॉजिटिव है कि वहाँ पर एक इन्वायरमेंट होगा, सेफ इन्वायरमेंट होगा, एकेडमिक इन्वायरमेंट होगा। और जो हम लोगों का आर्टिकल 15 है कि किसी पर भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं हो, केस कास्ट रेस रिलीजन आधारित, तो उसका आप कह सकते हैं उसके अलाइनमेंट में ये है। उसी तरीके से है कि जो स्ट्रक्चरल जो वाइसेस होता है चाहे वो वुमेन के साथ हो या SC ST के साथ हो वो उसका रिड्रेसल हो जाएगा क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए गए हैं। उसके बाद क्या है, मैंडेटरी इंक्लूजन है के कारण भी जो आप समझ सकते हैं इसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे साइड में खतरा क्या क्या है, पेरिल्स क्या क्या है कि सब्जेक्टिव है, क्योंकि देखिए वेग टर्म्स है, इम्प्लिसिट जो डिस्क्रिमिनेशन का है या स्ट्रक्चरल जो वाइसनेस का चीज है वो आप वेग है। इक्विटी कमेटी किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा ये अलग अलग कॉलेजेस में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। उसी तरीके जो है इसका मिसयूज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि अब आप देखिए कि जितना भी इसमें है SC ST OBC वुमेन इवन EWS भी कवर है, तो बहुत जो जनरल के स्टूडेंट है वो बहुत कम संख्या में रह गए, जहाँ पर कि ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि जो SC ST OBC उनके द्वारा यह
अगर आप देखिए बहुत सारे एक्ट में इस तरीके का मिसयूज देखने को मिलेगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल है कि वो मिसयूज हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन यह जो है निगेटिव पॉइंट है उसमें, ठीक है। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच कैसे बढ़ेगा? सपोज किया जाए कि कोई मैटर SC/ST केस से रिलेटेड आ गया, तो वहाँ पर FIR करना मस्ट होगा। FIR करने का मस्ट होगा, यानी पुलिस जाएगा कैंपस के अंदर, ठीक है। आप देखिए कि जो यहाँ पर या प्रशासनिक चीज़ें बढ़ेगा, तो एक यूनिवर्सिटी जो शैक्षणिक गतिविधियों तक सीमित था, उस वहाँ पर प्रशासन का आप कह सकते हैं रीच बढ़ेगा, वहाँ आप कह सकते हैं कि इंटरवेंशन बढ़ेगा। उसी तरीके से जो ड्यू प्रोसेस है उसको अच्छे से लागू ना हो, इसका भी रिस्क है। थोड़ा सा और हम लोग डिटेल्स में देखते हैं इसको। जो पहला इसका क्रिटिक में है कि देखिए कि जो वेग टर्मिनोलॉजी है, जैसा हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा की है कि इम्प्लिसिट जो डिस्क्रिमिनेशन है या स्ट्रक्चरल अनफेयरनेस है या इम्पेयरमेंट ऑफ डिग्निटी है, ये अलग अलग जो इक्विटी कमिटी है अलग अलग तरीके से जो है इंटरप्रेट कर सकता है। क्योंकि ये क्यों कर सकता है? क्योंकि कोई लीगल थ्रेशोल्ड नहीं है कि इस स्तर तक या इतना साक्ष्य रहेगा तो इसको माना जाएगा कि इनके द्वारा जो है डिस्क्रिमिनेशन किया गया या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई डिफाइंड क्लियर नहीं है, यानी कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी है, वेग है, जो जिसके कारण कि वहां पर एक आपको वायलेशन का आपको पोटेंशियल दे रहेगा। उसी तरीके से सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा कि एक कमिटी को लगेगा कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहीं दूसरे कमिटी के द्वारा उसको कहेगा कि नहीं ये तो वॉइस यहाँ सीरियस वॉइसनेस है, यहाँ पर पेनलाइज कर सकता है। यानी अलग अलग जगह पे जो है उसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल जजमेंट हो गया रेदर की रूल बेस्ड रेमेडी। अगर वही चीज क्लियरली डिफाइंड रहेगा तो किसी कमिटी या किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, कि वो उस कमिटी में कौन मेंबर होंगे, क्या ओपिनियन बनेगा, उस पर नहीं होगा। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन होंगे, नहीं, डिफाइंड रहेगा तो वो रूल बेस्ड रेमेडी रहेगा। लेकिन ऐसा अगर वेगनेस रहेगा तो उसमें ये चीजें आपको इंडिविजुअल मैटर टाइप से दिखेगा। तो ये आपका पहला जो क्रिटिसिज्म है वो देखने को मिलता है। उसी तरीके से है कि डेफिसिट ऑफ ड्यू प्रोसेस। अब देखिए ये कैसे है कि रिमूवल ऑफ डेटरेंट, जब पूर्व में जो ड्राफ्ट आया था उसमें था कि अगर कोई, चाहे वो SC/ST OBC जो हो, अगर किसी भी तरीके से मैलिशियस रूप से यानी गलत तरीके से किसी को अगर उसके विरुद्ध में किसी प्रकार का कंप्लेन करते हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का था। ये डिटरेंट के रूप में, यानी ये प्रावधान रहने से क्या होता कि कोई भी जो स्टूडेंट होंगे फॉल्स आप कह सकते हैं कंप्लेन करने से डरेंगे। लेकिन ये जो फाइनल आपका जो रूल्स पब्लिश हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का डिटरेंट नहीं है। यानी अगर कोई झूठा कंप्लेन या फेक कंप्लेन किया तो डिटरेंट नहीं है, ये एक नेगेटिव के रूप में है। उसी तरीके से रिपुटेशनल हार्म, यानी सपोज किया जाए कि कोई टीचर्स हैं या कोई स्टूडेंट हैं, अगर उनका इंक्वायरी में पाया जाता है, जिनके विरुद्ध आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो हो सकता है कि वो सही साबित नहीं हो और वो जो है उससे बरी हो जाए। लेकिन जो डैमेज हो गया, जो कैरियर को नुकसान हो गया, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, दोनों का आप समझिए कि जो रिपुटेशनल हार्म है वह इरिवर्सिबल है। तो यह एक निगेटिव है। उसी तरीके से जो है जो नेचुरल जस्टिस जो है या आपका आर्टिकल 21 जो है जिसमें राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है, वह भी हट होगा। क्योंकि रिपुटेशन अगर हार्म हुआ, आप कोई व्यक्ति के द्वारा किया भी नहीं गया, बाद में बरी हो, लेकिन तब तक तो जो डैमेज है वो हो चुका रहता। तो ये भी चीजें हैं, ठीक है। तीसरा है कि सर्विलियंस कल्चर हो जाएगा। अब देखिए जिस तरीके से इक्विटी स्क्वाड, यानी कैंपस में अगर इक्विटी स्क्वाड हर जगह जो है, जो बच्चे अगर जा रहे हैं लाइब्रेरी जा रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं या फिर मेस में जा रहे हैं, प्लेग्राउंड में जा रहे हैं, तो हर जगह अगर उनके ऊपर नज़र रखा जाएगा, साथ ही NGO का इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट का आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन है, तो वहाँ पर क्या होगा ना कि आप कह सकते हैं कि सर्विलियंस का डर रहेगा। जो भी बच्चे रहेंगे वो खुल के नहीं बोलेंगे। उसके कारण क्या होगा, जो है सेल्फ सेंसरशिप देखने को मिलेगा। उसके कारण आप ये समझिए कि अब कोई अगर कोई टॉपिक पर डिस्कशन होना है तो उस टॉपिक पर भी लोग यह देखेंगे कि हमारे इस डिस्कशन ग्रुप में कौन लोग हैं,
कि हम जो बात बोलेंगे ऐसा तो नहीं है कि इसको भी, इसके विरुद्ध में भी जो है मेरे खिलाफ केस किया जा सके। तो लोग क्या करेंगे कि जो एकेडमिक डिसएग्रीमेंट होता है वह भी नहीं करेंगे, वो अपने ऊपर जो है सेंसर करेंगे। उसी तरीके से टीचर्स भी क्लास में अगर उस तरीके की कुछ बात बोलने का होगा तो वो जो है अवॉइड करेंगे, उस चीज को नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके विरुद्ध भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यह एक्ट जो है किसी टीचर के प्रति या स्टूडेंट, नॉन टीचिंग किसी के विरुद्ध हो सकता है। अब सपोज करके देखिए कि कोई टीचर्स हैं जो अब इवोल्यूशन करेंगे, वहां पर भी आपको दिक्कत होगा। क्योंकि अगर वो कोई हार्ड टीचर होते हैं जिनके मार्किंग टाइट होता है, अगर किसी को कम नंबर आया तो वहां पर उस आधार पर कोई कंप्लेन करे कि मेरा मार्क्स इस आधार पर है कि हम किसी पार्टिकुलर कास्ट से है, रिलीजन से हैं, तो यह भी एक टीचर के मन में भी डर आएगा। तो वो जो लाइन है वो उसमें आप कह सकते हैं कि ब्रेक होगा। ठीक है, उसी तरीके से चाहे वो फैकल्टी हो या स्टूडेंट हो, जिसमें आप कह सकते हैं डिबेटिंग जो टॉपिक्स होते हैं, सोशल एस्पेक्ट के अराउंड जो मैटर्स होता है, उससे बचेंगे। ठीक है, आप उसी तरीके से क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट होता है यूनिवर्सिटी का, आप कह सकते हैं वहाँ कैसा रिलेशन होता है, 18 साल 20 साल के बच्चे वहाँ रहते हैं, यानी रिलेशन जो है इंट्रापर्सनल होता है, कोडियल होता है और कोहेसिव जो है, नेचुरली रूप से, ऑर्गेनिक रूप से आप समझ सकते हैं कि कोहेसिव होता है। लेकिन अगर वहाँ पर इंस्टीट्यूशन के द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग रहेगा दो व्यक्ति के पर्सनल रिलेशन के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि वो हमेशा जो है सर्विलांस के नज़र में रहेंगे और इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तीसरा इनके निगेटिव के रूप में कहा जा रहा है। चौथा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी, यानी कि जो आप जिस तरीके का क्लाउज दिया गया उनको एक्सिक्यूट करने के लिए यूनिवर्सिटी के पास, कॉलेजेस के पास उतने मात्रा में ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर नहीं है, काउंसलर नहीं है, लीगल सपोर्ट उतना नहीं है। तो इसके कारण होगा क्या कि जो भी रूल्स बने गए हैं ऑन पेपर ही रह जाएगा, कि हाँ रूल्स तो बना हुआ है लेकिन उससे रियल ग्राउंड पे कोई चेंज नहीं होगा, यानी रिचुअल्स के रूप में रह जाएगा। ठीक है, उसके कारण क्या होगा कि बहुत सारा पेपर वर्क बढ़ेगा और जो आप कह सकते हैं रिसोर्सेज बहुत सारा उधर चला जाएगा, चाहे वो फैकल्टी का हो या टीचर्स का हो, स्टूडेंट का हो। एजुकेशन से ध्यान हटके जो है अलग तरीके के पेपर वर्क में चला जाएगा। तो यह भी एक मैटर जो है निगेटिव में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव और क्या है। एक है सोशल पोलराइजेशन एंड बैकलैश। अब देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर क्या है, जनरल कैटेगरी का जो एंग्जाइटी है वो है कि उनको उनके द्वारा यह एप्रीहेंशन जो है वेरियस जो भी मीडिया के माध्यम से देखिए, यह है कि उनको डिफॉल्ट रूप से सस्पेक्ट या डिफॉल्ट रूप से विक्टिम माना गया है दूसरे ग्रुप को। यानी जो जनरल ग्रुप होगा उनको उस तरीके में हो जाएगा कि यही जो है सस्पेक्ट हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, और जो रेस्ट ग्रुप हैं जो आप कह सकते हैं चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, डिसेबल्ड वुमेन जो है वो वही डिफॉल्ट विक्टिम्स हो गए। यानी किसी भी प्रकार का जो है डिस्क्रिमिनेशन सोशली जो आपका कह सकते हैं कि जो जनरल कास्ट है उनके विरुद्ध नहीं हो सकता। तो यानी क्या, ये पूर्व से है, डिफॉल्ट रूप से उस तरीके से हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपका वहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। जैसे देखिए वहाँ पर जनरल जो आप कह सकते हैं जो स्टूडेंट है उनका जो कैटेगरी है उनका क्या ग्रीवांसेस, क्या पहला है कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हम लोग इक्विटी कमेटी देखे थे, वहाँ है कि जनरल कैंडिडेट का कोई मैंडेट नहीं है। ये हम लोग देखे थे कि जैसे 10 मेंबर था तो उसमें हम लोग देखे थे कि 5 तो आपको इसमें से था, बाकी 5 में जनरल कैंडिडेट आ सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं। ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एससी, एसटी, ओबीसी या डिसेबल्ड वही हो जाए। 5 तो हम लोग देखे थे इक्विटी कमेटी, अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग डिटेल से आपको यहाँ पर दिखाए थे कि किस तरीके से हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन 3 प्रोफेसर होंगे, एक जो होंगे नॉन टीचिंग स्टाफ्स होंगे, ये हम लोग डिस्कशन किए, 2 स्टूडेंट होंगे, 2 सिविल सोसाइटी जो, अब प्लस जो है 5 हम लोग ये जो चर्चा किए थे उसमें दिखाए थे कि ओबीसी, डिसेबिलिटी से जो पर्सन है, पीडब्ल्यूडी, प्लस जो है एससी, एसटी एंड वुमेन। तो रेस्ट में जनरल हो सकते हैं, लेकिन मैंडेट नहीं है कि वो 5 जनरल होंगे ही। यह भी संभव है कि हो सकता है कि वो 10 भी जो है आपका पूरा जो दूसरे ग्रुप है वही रह जाए।
तो यह एक आप कह सकते हैं कि एक ग्रीवांस है जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। जो अपोजिट ग्रुप है उनके द्वारा इस तर्क को उस तरीके से काउंटर किया जाता है कि क्योंकि वर्तमान समय में जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसमें से 80% से ऊपर जो है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे में संभावना ज़्यादा है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या सीनियर प्रोफेसर जो भी रहेंगे वो जनरल रहेंगे। ऐसा जो इस इन जो ग्रीवांसेस है इसको जो काउंटर करते हैं उनका यह जो है आप कह सकते हैं जो रिप्लाई है, ठीक है। सेकंड है एसिमेट्रिक जो है प्रोटेक्शन। ये कहता है कि किसी भी प्रकार के अगर फॉल्स एलिगेशन अगर लगता है तो उसमें किसी प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन दिया गया वो जनरल के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने लगेगा। इससे क्या हो सकता है कि पोलराइजेशन जो है बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो अदर ग्रुप्स है वो दूसरे ग्रुप से मिंगल नहीं हो, यानी जिस जो जोड़ने का काम होना चाहिए था वो हो सकता है कि और पोलराइज होने लगे। लोग अपने अपने जो सोशली जो ग्रुप है उसी ग्रुप तक रहे, ताकि उनको यह डर ना लगे कि दूसरे ग्रुप के द्वारा मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग जाए, क्योंकि रिलेट चीज़ें क्या होगा, लीगल हो गया है और कैरियर से रिलेटेड चीज़ें हैं। कोई भी स्टूडेंट यह नहीं चाहेगा, कोई भी फैकल्टी जो जॉब कर रहे हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनका कैरियर, उनका इमेज सब कुछ जो है दाव पर लगे। तो इसके कारण हो सकता है कि पोलराइजेशन बढ़े, ऐसा जो है क्रिटिक्स के द्वारा ये बातें कही जा रही है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा संविधान के नज़र से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है अभी उसमें है। कुछ PIL भी जो है इसके केस में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है दायर किया गया। उसमें से फर्स्ट जो कि आपका आर्टिकल 14 में क्या कहता है, इक्वलिटी की बात तो करता है, लेकिन क्या यह जो लॉ में जो प्रोविजंस किए गए हैं वो जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में एफर्मेटिव एक्शन का प्रोविजंस जो किए गए हैं वो क्या जस्टिफाइड है, यह इशू है। वेट एंड वॉच में रहिए, सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुआ, किस तरीके से जजमेंट आता है। उसी तरीके से आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है, वहाँ पर राइट टू जो रिपुटेशन है वह जो है पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। तो अगर कोई कंप्लेन होता है और वो उसमें कह सकते हैं कि बरी हो जाते हैं, उनको कोई उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं सिद्ध होता है, तो उनके रिपुटेशन का क्या, तो ये चीज़ें आर्टिकल 21। उसी तरीके से आर्टिकल 19 फ्री टू स्पीच, यानी जो इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन की जो बात हो गया उसके कारण तो जो एकेडमिक फ्रीडम है या एक्सप्रेशन है, डिस्कशन है, डिबेट है जो यूनिवर्सिटी में होता है उसमें कर्व लगेगा। तो क्या ये आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं है? तो ये सारी चीज़ें जो है PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, अलग अलग जो है कह सकते हैं ग्रुप्स के द्वारा। नियर फ्यूचर में जो है जजमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा, तो फिर उसके अनुसार से चीज़ें फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग ग्लोबल लेसन्स की बात करें तो बहुत सारे जहाँ पर भी इस तरीके का चीज़ किया गया है वहाँ पर जो निगेटिव ही जो है अनुभव रहे हैं, यानी बैकफायर किया है, ठीक है। जहाँ भी रिजिड प्रोविजंस किए गए हैं ग्लोबल स्तर पे, वहाँ पर आपको ओवर रेगुलेशन जहाँ किया गया है वहाँ पर आपको बैकफायर किया है। तो ये ग्लोबली जो हुआ है उसका हम लोग देखें। अब है कि हम लोगों को एज ए स्टूडेंट जो है यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी इंटरव्यू अभी चल रहा है BPSC का या इवन UPSC का, तो पूछा जा सकता है कि आप क्या सलाह देते हैं, ऐसे में क्या सलाह सकते हैं। तो हम लोग जो कुछ सजेशंस की बात कर सकते हैं उसमें फर्स्ट है डिटरेंस के रूप में, यानी कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से या मलेशियस कंप्लेंट ना दे, इसके लिए जो है पेनाल्टीज का प्रोविजंस को जो है रीइंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। सेकेंड जो है आपका जो जो टर्म है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, जैसे कि इम्प्लिसिट जो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड वगैरह वो क्लियरली डिफाइंड हो, ताकि प्रॉपर पता हो कि इतना एविडेंस पर ये वायलेशन है, जो इक्विटी कमेटी के इच्छा पर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी जो भी जिस पर आरोप लगाया गया या जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है दोनों का जो है आप कह सकते हैं बारे में जो जानकारी है वो तब तक ओपन नहीं होना चाहिए जब तक कि उसके बारे में अब फाइनल डिसीजन नहीं होता, यानी इंक्वायरी के फेज में, क्योंकि ये राइट टू आप कह सकते हैं रिपुटेशन, करियर, बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। तो तब तक जो व्यक्ति का नाम है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, ठीक है। तो ये है। उसी तरीके से जो इक्विटी कमेटी में है वो मेंबर्स जो है जनरल जो कैटेगरी है वहाँ से भी होने चाहिए, ताकि वो बैलेंस जो है वो बना हुआ रहे, ठीक है। सेकेंड रिकमेंडेशन कहता है कि फ्रॉम पॉलिसिंग टू कैपेसिटी बिल्डिंग, कहता है कि अब कॉलेजेस में जो है आपका जो इक्विटी बॉडीज बन गए हैं,
ठीक है। तो उनको फिनांस भी मिलना चाहिए ताकि जो एक्सक्यूशन है उन चीज़ों को कर सके। ऐसा ना हो कि जो रूल्स बना है वो सिर्फ जो है जस्ट पेपर टाइगर्स के तरीके से रह जाए। उसी तरीके से जो है सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई किसी के बारे में अगर कंप्लेन आता भी है तो प्यूनिटिव या डिसिप्लिनरी एक्शन के जगह पहला प्रयास होना चाहिए कि दोनों के बीच मेडिएशन होना चाहिए, काउंसेलिंग होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि सारे लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से बेहतर है कि दोनों को जो है काउंसलिंग कराया जाए, मेडिएशन कराया जाए, चीज़ों को समझाया जाए ताकि वो जो है फ्यूचर में इस तरीके की वो लोग ना करें और वो अपने करियर के तरफ जाए। उसी तरीके से रीस्किलिंग का ज़रूरत है कि जो भी कमिटी के मेंबर्स होंगे उनको भी यह बात जितना कॉम्प्लेक्स इशू है या सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, सोशल इशू है या जो लीगल मैटर्स है उसके बारे में उनको बताया जाए ताकि जो है वो अच्छा से निर्णय ले सके। उसी तरीके से जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसको जो लागू करना है वो एक बार में ना किया जाए, प्लान्ड तरीके से आप कह सकते हैं फेज वाइज किया जाए, ठीक है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि यह भी एक होना चाहिए कि नीड फॉर स्टैट्यूटरी रिव्यू, यानी रूल्स में ही यह प्रावधान हो जाना चाहिए कि जो मेथड या मैकेनिज्म एडॉप्ट किया गया है अगर उससे यह लगता है कि यह इसके कारण जो है पोलराइजेशन बढ़ रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बढ़ रहे हैं तो जो है उसको लीगली रिव्यू किया जाए ताकि जो है उसको सुधार किया जा सकते। तो ये इसका भी प्रावधान होना चाहिए। तो लास्ट में जब तक कंक्लूजन की बात अगर आप कीजिएगा तो देखिए यह जो स्टेप लिया गया है यूजीसी रेगुलेशन 2026 ये बहुत ही आप कह सकते हैं बोल्ड स्टेप है कि जो सोसाइटी में जो आप कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है कैंपसेस में ना हो इसको रोकने के लिए एक बेहतर कदम है। लेकिन इसमें सेफगार्ड्स भी होने चाहिए ताकि जो भी आप कह सकते हैं मैलिशियस जो है कंप्लेंट्स ना हो, प्लस जो रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए। जो भी कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं सोसाइटी से रिलेटेड उनको बताया जाए, लीगल जो मैटर्स हैं उनको बताया जाए, ठीक है। तो ये जो है अच्छे से किया जाए ताकि जो है जो पर्पस है रूल्स का वह हो, क्योंकि इस पर्पस जो आप कह सकते हैं रूल्स का क्या है इंक्लूजन, यानी अधिक से अधिक लोग जो है इंक्लूड हो। ऐसा नहीं है कि जो है एक इंस्टीट्यूशन जो है वह शामिल हो जाए लोगों को बांटने में, ग्रुप करने में, दो ग्रुप के बीच डिस्ट्रस्ट करने में, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में। तो ये इसलिए जो इसका सॉल्यूशन है बहुत ही बैलेंस तरीके से करना है ताकि जो अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट देखिए एम क्या है इंक्लूजन है, नोट की पोलराइजेशन। तो जो भी चैलेंजेज आए हैं उस पर वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच पुनः आप कह सकते हैं डिस्कशन हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है PIL फाइल हुआ है, प्लस जो है गवर्नमेंट्स में भी जो है हायर आप देखिएगा कि मिनिस्ट्री के स्तर से सर्टेंस जो है कुछ स्टेटमेंट जो है जारी किए गए। तो नियर जो है आपका आने वाले कुछ समय में इसका आप मॉडिफाइड फॉर्म या सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ आपको रूल्स दिख सकता है, या इसमें किस तरीके का सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जाता है। तो जब लिया जाएगा तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अपने इस टॉपिक में जो भी प्रोविजंस है उसके बारे में डिटेल से देखें। साथ ही जो स्टूडेंट UPSC की तैयारी कर रहे हैं या BPSC की तैयारी कर रहे हैं इस तरीके के टॉपिक को बहुत आपको एकेडमिक तरीके से स्टडी कीजिएगा। किसी भी तरीके पर अपना मन उस तरीके से नहीं बनाइएगा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर आप देखिएगा कि आप कह सकते हैं कि विदाउट मच क्लैरिटी जो है आप चीज़ें देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले रूल्स को पढ़ना है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझना है, और जब कभी भी आप इंटरव्यू में आंसर्स दे रहे हैं तो उनके आलोक में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। किसी भी तरीके का कंट्रोवर्शियल जो है रिमार्क्स इंटरव्यू में देने से बचिएगा। जो भी इंटरव्यू के में शामिल हो रहे हैं उनके लिए मेरा यही सजेशंस रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक का जो भी क्रिटिकल एनालिसिस होगा आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। किसी भी प्रकार का सजेशन रहे वो भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू।